कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली इंतजामिया मुस्तैद हो गई है। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। एक अस्पताल में एक ऐसे ही आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने। वायरस को लेकर जिस तरीके से दहशत लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है, इस वक्त हम दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंचे और आइसोलेशन वार्ड में हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तमाम दिल्ली के जो सारे अस्पताल हैं उसमें आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, स्नीजिंग, रनी नोज, कफ, फीवर, शोर थ्रोट, मतलब कि तमाम तरीके के जो लक्षण हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। कोरोना वायरस में क्या करें, डूज और डोंट्स की भी एक यहाँ पर तस्वीर यानी कि पोस्टर लगाया गया है। आप देखें यहाँ पर, कोविड-19 नहीं करें, जीवित जानवरों से दूर रहें, बिना पका हुआ मांस ना खाएं, भीड़ में जाने से बचे करें। सबसे बड़ी बात कि कोरोना वायरस में जिस तरीके से हैंड क्लीनिंग पर जोर दिया जा रहा है, साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, मुंह को ढककर रखें, खांसी जुकाम में मुंह को ढककर रखें अपने। और अगर इस तरीके की कोई भी चीज़, थकान होती है या बुखार या लगातार खांसी जैसी कोई समस्या अगर नज़र आती है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। और इसको लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अपने डेली यूज़ में लेकर आनी है वो है साफ़ सफाई। हाथों को नियमित तौर पर साफ़ करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और जब बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगे कि आप इस तरीके के किसी लक्षण से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं और मास्क का उपयोग करें। खांसी या छींकते वक्त रुमाल का या रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी देखिए, मैं सैनिटाइज़र की बात कर रही हूँ, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, डॉक्टर भी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और तमाम क्या चीज़ तैयारियाँ हैं? आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास, जहाँ पेशेंट को स्क्रीन किया जाएगा सिम्टोमेटिकली, हिस्ट्री लेने के बाद। उसके बाद सर्विलेंस ऑफिसर से कांटेक्ट किया जाएगा और उनको आइसोलेट किया जाएगा। यहाँ पर कितने अभी कुछ आए हैं क्या, कुछ केसेस? अभी कोई केसेस नहीं है। तो यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया है, जो इन लोगों में अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी कि उनको एक आइसोलेट मतलब कि अलग जगह पे रखा जाएगा, ताकि ये जो इन्फेक्शन है दूसरे लोगों में ना पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र जहां दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में 31 मार्च तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, वहीं मेरठ में स्कूलों के सालाना होम इम्तहानात की वजह से अभी स्कूलों में छुट्टी तो नहीं की जा सकी, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए बेदारी सेशन का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी तालिबात को एहतियात बरतने की सलाह और जानकारी दी गई। दिल्ली एनसीआर इलाके में कोरोना वायरस के खतरे के बाद स्कूलों में भी बच्चों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। उनको भी बेदार किया जा रहा है कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और किस तरह से फैल सकता है और उनको किस तरह से एहतियात बरतनी है। इस वक्त हम ऐसे ही शहर के एक इस्माइल इंटर कॉलेज स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर आज बच्चों को एग्ज़ाम के दौरान भी और जब छुट्टी हुई तो उसके बाद भी बताया गया कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचाव करना है। मैम, किस तरह से आपने क्या क्या जानकारियाँ दी हैं और कितना खतरा आपको लगता है कि आपके इलाके में? नहीं, देखिए, बच्चों को बतलाया गया है कि किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, तो वो अपनी स्वयं अपना वो करें। बच्चों से क्या है, परहेज करें और अपना मास्क वगैरह, मास्क भी नहीं है आप अपना हैंकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो डॉक्टर को दिखलाइए। छींक वगैरह आती है, आप फ़ौरन रुमाल नाक पर रख लीजिए। और जैसे गैदरिंग की जगह, आजकल हमारा होली का त्यौहार आने वाला है, तो हमने कहा है गैदरिंग में नहीं जाइए। अगर जाते हैं, आप किसी का अभिनंदन करते हैं तो सिर्फ आप हाथ जोड़ लीजिए या हल्के से सलाम कर लीजिए। आप बिल्कुल भी रूबरू मत होइए कि ताकि आपके या उसकी बीमारी लग जाए। और दूसरों को भी समझाते रहिए कि डरे ना, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल रखिए अपने। गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए। अब जैसे बच्चे यहाँ से घर जा रहे हैं तो हाथ धोइए ऊपर से नीचे तक, और ज़रूरी नहीं कि हैंड वॉश का हो। आपके पास नींबू है, नींबू का रस निचोड़ कर ऐसे करके करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हाथों हाथ ही उसका जरासीम ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि इसका भी लोग डर जाते हैं और इस वजह से भी उसमें कितनी एहतियात आप बरत रही हैं और किस तरह से आज लगा के ये आई हैं मास्क की जगह? मास्क मिल भी नहीं रहे मार्केट में। जी, मास्क नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, मतलब शॉर्टेज है इस चीज़ की। लेकिन ये है क्योंकि हम लोग जो ढाटा लगाते हैं यही अपने आप में एक पूरा ये कवर हो गया।
और जितने जो नज़ला खांसी का चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पता नहीं चलता नज़ला खांसी के साथ साथ जो बुखार है, बुखार के साथ साथ इसमें कौन सा बुखार है या किस तरह का इसमें वायरस आ जाए। तो यही है कि एहतियात यही है कि अपना पूरा कवर होकर हम लोग आएँ, और ये इसी की एहतियात है। बेटा, आप लोग जो है एहतियात बरत रही हो, मास्क आप लगा के आई हैं, कैसे आपको कितना खतरा लगता है या फिर क्या डर है इसकी? इसमें खांसी सांस के जरिए वायरस फैल सकता है, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, घर पे जाकर हाथ धोना चाहिए। हम तो रेगुलरली घर पर हाथ धो रहे हैं, और बुखार हो रहा है तो इससे डर लगता है कि कहीं वायरस ना हो, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। आपको लगता है एहतियात बरतना ज़रूरी है, इसीलिए आप मास्क लगा के आई हैं, और दूसरों को भी ये बताना ज़रूरी है? जी, दूसरों को भी ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मास्क नहीं है तो हैंकी यूज़ करिए या किसी कपड़े को यूज़ करिए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट वायरस है। किसी को स्नीज़ है या कफ है तो उससे वो वायरस फैलता है, तो इसलिए सबको आग्रह करना चाहिए इसके लिए। आपने मास्क नहीं है आपके पास, लेकिन आपने चेहरा ढका हुआ है, तो लगता है कि एहतियात बरत रहे हैं और दूसरों को भी ये सलाह दी जाए? जी बिल्कुल लग रहा है ऐसा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बीमार हो ही जाएंगे कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। लोगों में एक डर तो है और उसके साथ एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है, और यही वजह है कि क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन उनको हो जाता है, तो ख़ास तौर पर उनके लिए जो है वो उनको बेदार किया जा रहा है, और इसी मुहिम के तहत इन स्कूलों में भी ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना वायरस को लेकर मुल्क भर में लोग खौफ में मुब्तला है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि इस वायरस की जद में आने से बचा जा सके। तो रिक्वेस्ट सबको मैं करूंगा कि अभी पैनिक नहीं करें कोई। ठीक है, एकदम से ये केसेस आए हैं, और अभी 3 महीने तक तो हम सिर्फ 3 केसेस पे रुके हुए थे जो केरला में आए थे। अब पिछले कोई हफ्ता 10 दिन में एकदम से केसेस आए हैं हमारे पास, लेकिन पैनिक नहीं करें। सभी की देखा जाए तो ट्रैवल की हिस्ट्री थी या कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी। अभी यहाँ पे इंडिया में जितने भी हम केसेस देखे हैं, तो उसमें अगर हम देखें 31 में 16 तो हमारे इटालियन है जो यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, और उनको वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि वो पॉजिटिव आए हैं। सो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा पैनिक नहीं कीजिए, अपना ध्यान रखें। जो ये ज़रूर है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमारा बचाव ही एक मात्र हमारे पास है इसका जो ट्रीटमेंट हमारे लिए। तो हम अपने जरा हाथ को अच्छे से साफ़ करें फेस पे लगाने से पहले, और हाथ साफ़ करने का मतलब है अगर हम साबुन से करें तो कम से कम 25-30 सेकेंड, ये नहीं कि 5 सेकेंड में हम हाथ धो लिए तो धुल गए, नहीं। या फिर अल्कोहल बेस्ड रब जो होता है उससे साफ़ करें कम से कम 20 सेकेंड, ताकि अच्छे से हमारा हाथ साफ़ हो जाए फेस पे लगाने से पहले। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर फैल रहा है तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है, तो हम ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई इफ एनीवन इज स्नीजिंग और कफिंग, तो ड्रॉपलेट्स अगर कहीं गिर गए हैं तो हमारा हाथ अनएडवर्टाइज वहाँ टच होता है, तो हम अपने फेस पे लगाने से पहले वी शुड क्लीन अवर हैंड्स। ये थोड़ा सा हैवी वायरस है, ज़्यादा देर एयर में आगे नहीं चलता है, 1-2 मीटर के बाद गिर जाते हैं ड्रॉपलेट्स में। सो वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस अबाउट 1 मीटर टू अ पर्सन जिसको कफ हो रहा है या स्नीज हो रहा है। और जो इंसान कफ कर रहा है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ तो टिश्यू रखें अपने मुंह पे, और एकदम से अगर टिश्यू या हैंकी नहीं है तो एटलीस्ट डू लाइक दिस, कफ इन योर स्लीव, सो दैट ड्रॉपलेट ज़्यादा दूर ना फैलें। सर, लोग इतने डरे हो, कैसे साबुन अगर यूज कर रहे हैं तो क्या साबुन उतना ही इफेक्टिव है जैसे सैनिटाइजर हमारे लिए सुरक्षित माना जाता है? तो ना एक वो भेड़ चाल से शुरू हो गई है कि एक मास्क डालेगा तो हम सारे ही मास्क डालेंगे, या एक सैनिटाइजर से यूज करेगा तो सारे ही सैनिटाइजर से हाथ धोना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। मास्क अभी जनरल पब्लिक को एकदम से डालने वाली ऐसी बात नहीं है। अगर मास्क डालना है तो पेशेंट को डालें। ये जो हम लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट देखते रह रहे हैं, तो हम अपने आप को डाल लेते हैं, बट वो मास्क भी फिर N95 या N99 होना चाहिए जिसके पोर्स इतने छोटे हो कि वो वायरस को बचा पाए। नॉर्मल सर्जिकल मास्क तो बचा नहीं पाएगा। हाँ, जो पेशेंट्स हैं उनको जरूर मास्क लगाएं, ताकि वो अगर खांसी कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं तो वो फैले ना। एक और फायदा अगर मास्क का होता है कि अगर मैंने मास्क डाला होगा तो मैं अपने आप अपना हाथ अपने मुंह पे लगाने से पहले 2 बार सोचूंगा मैंने मास्क लगाया हुआ, जाके वॉश कर लूँ। तो एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मैं कहीं मुंह पे हाथ ना लगाऊं फेस पे, तो उसका एक फायदा हो जाता है। जहाँ तक अल्कोहल रब का सैनिटाइजर की बात है, तो अल्कोहल रब है जो साफ करता है, नॉर्मल हर सैनिटाइजर इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा, अगर आपने पानी से साबुन से 30 सेकंड तक कर लिया, 20 सेकंड कहते हैं मिनिमम, पर 25-30 सेकंड तक अगर आपने हाथ अच्छे से साफ कर लिया तो इट्स गुड इनफ। आपको जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर ही चाहिए हर बार। देश में 31 केसेस कोरोना वायरस के पाए गए हैं,
तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए एक साधारण व्यक्ति क्या करे? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि वो भीड़ वाली एरियाज को अवॉइड करें। जहां तक जरूरी नहीं है बाहर जाना, भीड़ वाले एरियाज में सिनेमा हॉल्स हो, मॉल्स हो या बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेसेस हो, वहां पे जाना अवॉइड करें। और अगर जाना है तो प्रिकॉशन ले कि कोई अगर खांसी कर रहा है, किसी को देख के लग रहा है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और जहां तक हो सके निश्चित रूप से हर आधे घंटे में अपने हाथ को किसी साबुन से धोएं या किसी सैनिटाइजर से साफ करें हाथ। एक तो ये है। दूसरा, अपने आप को के ऊपर भी खुद निगरानी रखें कि अगर मुझे गले में दर्द हो रही है या मुझे किसी तरह का बुखार या जुकाम जैसा लग रहा है तो तुरंत अपने हेल्थ केयर उससे कांटेक्ट करें, संपर्क करें उनसे कि मेरे को किस तरह की बीमारी है। और आपके जो डॉक्टर हैं वो आपसे बातचीत करके ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको कोरोना वायरस की जांचें करवानी चाहिए या आपको साधारण खांसी जुकाम है, इस तरह। और बाकी चीज़ों में ये है कि अपने फेस को और अपने नाक को, अपने आँख को, जहाँ तक आपको ख्याल होगा कि मतलब वायरस का जो शरीर के अंदर घुसने के जो एरियाज हैं वो यही हैं, जो नाक से जाते हैं, मुंह से जाते हैं, या कोई खांसी करता है तो डायरेक्ट उसके जो छींटे हैं उसके, तो वो चीजें अगर हाथ में कोई सरफेस में लगा हुआ है वायरस और आपने उस सरफेस को टच किया और उसके बाद आप अपने नाक को या मुंह को, आई को टच करते हो, तो उसमें से संक्रमण होने की, बीमारी की संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। तो इन एरियाज को टच करना अवॉइड करें जितना कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हाथ को जितनी बार हो सकता है आधे घंटे में या तो साफ करें। अगर आपने इस तरह ऐसी कोई जगह छुआ है जहां पे आपको लगता है कि इस तरह की कोई इन्फेक्शन रही होगी तो जरूर उसको साफ करें। जन औषधि दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलवामा के लोगों के साथ भी तबादले ख्याल किया। इस मौके पर लोगों ने इस स्कीम को कामयाब करार दिया और बेशुमार लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लोगों ने मजीद जन औषधि मराकज खोलने की अपील की। इनके समापन के अवसर पर आज प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 घंटे तक बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थी से बात की, स्टोर चलाने वाले लोगों से बात की और गैदरिंग में आए हुए और लोगों से प्रत्यक्ष बात की। जनता ने स्पष्ट बताया कि जन औषधि स्टोर पर बहुत सस्ते रेट में एफोर्डेबल बट क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में भी 90 से ज़्यादा स्टोर आज ओपन हुए हैं। मोदी जी ने कहा है कि और ज़्यादा जन औषधि स्टोर कश्मीर समेत सारे देश में ओपन किया जाएगा। हर जगह पे अगर किसी की 4000 की दवाई, सरकारी दवाई बाज़ार में मिलती थी तो यहाँ जो ये दवाई 900-800 रुपये में मिल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर के अंदर ऐसे स्टोर्स खुले और यहाँ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम उसका लाभ उठाए। वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि एक आज पहली दफ़ा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों के साथ हुआ और उनको भी समझ आया कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और जनऔषधि को इस स्कीम को लेके कितना एक प्रोग्रेस हो रहा है हमारा बीएम का प्रोजेक्ट। पंजोली के फतेहगढ़ में शौकत अली के बेटे अब्दुल हुसैन ने अपनी शादी में सबका दिल जीत लिया। दूल्हे ने दहली फसाद बर्पा करने वाले फिरका परस्तों को करारा जवाब देते हुए अपनी शादी में सिखों की पगड़ी पहन ली। सिर्फ दूल्हा ही नहीं बल्कि शौकत अली के खानदान वालों ने भी कौमी यकजहती का पैगाम देने के लिए पगड़ी पहन ली। दूल्हे की इस पहल का शादी में मौजूद सिख समाज के अफराद ने खैर मकदम किया और दूल्हे अब्दुल हुसैन की जमकर सताइश की। सिख अपनी पगड़ी को काफ़ी मजहबी एतबार से अहमियत देते हैं। शादी में सिखों की पगड़ी पहनकर दूल्हे ने उन सिख भाइयों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दहली फसाद के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कई मुसलमान खानदानों की जान बचाई। मैरिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਪੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ने अच्छाई वास्ते। कानपुर के मोहम्मद अली पार्क में गुज़िश्ता 59 दिनों से CAA और NRC की मुखालफत में एहतजाज जारी है। 8 फरवरी को पार्क में पुलिस की कार्रवाई के बाद मुजाहिरा कर रही खवातीन सड़क पर आ गई थी, लेकिन 4 मार्च को जिला इंतजामिया कानपुर की जानिब से सड़क पर हुए एहतजाज के मामले में 400 नामालूम और 35 नामजद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद गुज़िश्ता रात पार्क में बैठी खवातीन फिर से सड़क पर आ गई। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि खवातीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR और वापस लेने की तहरीरी यकीन दहानी कराने के बाद ही धरना खत्म किया जाएगा। खिलाफी की हम लोगों से, उन्होंने हम लोगों से कहा था कि जो लोगों के नाम मुकदमे हम वापस लेंगे, ना कि उन्होंने और लोगों के नाम मुकदमे कर दिए। ये उन्होंने वादा खिलाफी की। और जिन लोगों ने बीच में हम लोगों की बात कराई थी, पेचअप कराया था आफ्ताब खान, उनके पास हम लोग अपनी बात लेके गए तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा कि वहाँ टॉयलेट किससे पूछ के बनवाया। मोदी ने 1 लाख टॉयलेट बनवाए, किससे? मोदी जी ने पूछ के बनवाए। औरतों की मुश्किलों के लिए अगर एक टॉयलेट बनवा दिया तो उसमें इतनी बड़ी कौन सी आफत हो गई? ये कोई इशू था? बताइए। हम लोग जो शांतिपूर्ण CAA NRC NPR के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, अपने संवैधानिक कानून का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। प्रशासन ने हमको बेवजह मुलजिम बनाना शुरू कर दिया, हमारे FIR करनी शुरू कर दी। तो जो उसी के वजह से हम लोगों के औरतों पे उन्होंने पार्क के अंदर लाठीचार्ज भी कराया। उस भी लाठीचार्ज में इतनी बेइज्जती की औरतों की, वो सब बाहर आई, फिर यहाँ पर आके उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ से हम लोगों को मनाया गया कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं करेंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, सब वापस ले लेंगे, आप लोग शांतिपूर्वक अंदर चली जाइए। इसमें मुअज्जज लोग और तमाम वो आफाक खान जैसे नेता वो सब लोग आए और हम लोगों को अपने भरोसे में लिया और हम सब अंदर चले गए। अब अंदर जाने के इतने दिन के बाद 400 बेगुनाह अज्ञात और नामजद 38-35 लोगों को किया गया है। जो लोग इस शहर में नहीं है उन तक पर नामजद मुकदमे किए हैं, लड़कियों पर किए। क्यों किए? बेंगलुरु के बिलालबाग में खवातीन का एहतजाज जारी है। CAA NRC और NPR के खिलाफ जारी इस एहतजाज ने 28 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। खवातीन के इस एहतजाज में बड़ी तादाद में तालिबात भी हिस्सा ले रही हैं। रात और दिन का ये तवील एहतजाज मरकजी और रियासती हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु की खवातीन ने ये फैसला कर लिया है कि वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक CAA NRC और NPR वापस नहीं लिया जाएगा तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कई स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एहतजाज में, इस प्रोटेस्ट में हर दिन आ रही हैं। बताइए किस लिए यहाँ पर आप आ रही हैं? CAA as an act is very unconstitutional and it goes against everything that our country was formed on, and everything that's happening, all the violence in this country is just because of this act right now, when the government can use their money and their resources for so much more. Look at this road. The infrastructure of the road itself is so damaged. Use the money for that. Use the money for the beggars on the road. Why are you doing this? There is no point to it. It doesn't make any sense. Use your money and resources for something else. एक महीना हो रहा है
थकावट नहीं होती आपको? नहीं, so we're here to protect our constitution. There is no fatigue or tiredness in trying to protect our constitution. So as long as we're here, as long as we're alive and breathing, we'll be there for our constitution. I don't care if people tell me that protests don't work, but I want to be a part of a revolution that helps the country move forward, because NRC coupled with CAA is unconstitutional, it is inhuman, it threatens. दलित और पिछड़े समाज के लोग मानते हैं कि मौजूदा सरकार उनके समाजी, सियासी और दस्तूरी हुकूक पामाल कर रही है। दलितों, पिछड़ों और समाज के कमज़ोर लोगों को वोट हासिल करने के लिए साथ रखा गया था और हुकूमत मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दलित लीडर रामचंद्र पटेल कहते हैं कि आज भी हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। समाज का कमज़ोर तबका अब इस एहसास में मुब्तला हो रहा है कि मौजूदा इक़्तिदार में इनके आईनी व दस्तूरी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में दलित समाज की औरतों पर जो मज़ालिम बर्पा किए जा रहे हैं, उनसे अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार के ज़रिए दिए गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा सिर्फ वोट हासिल करने के लिए था। सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर के सबको साथ लिए रहें, लेकिन अधिकारों और मान सम्मान का जो हक है उससे वंचित किए रहें और इनको गुमराह करके अपने साथ लिए रहें। आप ये समझ लीजिए कि न आप मंदिर में घुसने देते हैं, न मंदिर का अधिकार देते हैं। अभी देखिए जहाँ कानपुर में भीम कथा का कांड हुआ, यही जगह अयोध्या में मंदिर हुई। मंदिर का निर्माण का हुआ, ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट बना और ट्रस्ट बनने के बाद उसमें एक बीसी की भागीदारी नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत इन्हें मजहबी बुनियादों पर लड़ाना और इन मौज़ूआत से पीछे हटाना चाहती है जिनके ज़रिए हुकूमत से सवाल किए जा सकते हैं। अम्बेडकर समाज पार्टी के मुताबिक दलितों और मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा छलावा हुआ है। महिलाओं के साथ अभद्रता करके जो गलत दिशा में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे एक समाज के अंदर एक दुर्प्रभाव पैदा हो जाएगा और एक देश की जो स्थिति है वो गृह युद्ध की तरफ चली जाएगी और आने वाले दिनों में जो शोषण हो रहा है इससे ठीक स्थिति पैदा नहीं होगी और हमारे आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा। अहम बात यह है कि चंद रोज कबल भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की लखनऊ आमद पर भी दलित समाज के लोगों में जोशो खरोश देखने को मिला था। इंसाफ की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले ये लोग अब सियासी सतह पर भी तब्दीली के ख्वाहां नजर आते हैं और दलित समाज की ये बेदारी एक मुस्बत इशारा है। दलित समाज के लोग मानते हैं कि उनके साथ कल भी अन्याय हो रहा था, आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें मंदिरों में दाखिल होने के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे हैं। उनके साथ एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिसकी बुनियाद पर दलित हुकूमत के साथ भी रहें और अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी न उठा सकें। इस मंजरनामे को बदलने की ज़रूरत है। आईन और दस्तूर के मुताबिक सबको साथ लेकर चलने के और सबके विश्वास बहाल करने की ज़रूरत है। ऐसा मानता है दलित समाज और तमाम तर वो पिछड़े लोग जिन्हें ये एहसास होने लगा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं सरकारी सतह पर नाइंसाफ़ी हो रही है। कैमरामैन सबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। त्योहारों के मौके पर मिठाई की मांग में इजाफा हो जाता है और इस इजाफी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाजार में मिलावटी मिठाई का खतरा भी बढ़ जाता है। त्योहारों के इस मौसम में मगरिबी यूपी और ख़ास तौर पर मेरठ में नकली खोआ बनाने और सप्लाई करने वालों में सरगर्मियां तेज़ हो जाती हैं। मेरठ में FDA की टीम ने छापा मारकर ऐसे ही गिरोह से 10 लाख से भी ज़्यादा कीमत का तकरीबन 40 क्विंटल नकली खोआ बरामद किया है। चल रहा है 28 तारीख से शुरू किया था हमने और लगभग 8 तारीख तक चलेगा ये। इस समय पूरे जनपद में 5 टीम हमने गठित की हुई हैं जो पूरे जनपद में कार्य कर रही हैं और अब तक लगभग 84 सैंपल्स हम ले चुके हैं, जिसमें हम करीब 20 कुंटल का जो मटेरियल है वो सीज़ कर चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास है और 17.5 कुंटल के आसपास हम मटेरियल डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जिसकी कीमत करीब 3 लाख के आसपास है। और इसी में इंक्लूड है ये जो मैं बताने जा रही हूँ। आज 5 कुंटल मावा भी पकड़ा है परतापुर तेराहे से और सैंपल लिए जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा।
और अभी 2-3 दिन पहले हमने 10 कुंटल मावा भी पकड़ा था लाला के बाजार से, उसको डिस्ट्रॉय करा दिया। मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने सहार गांव के इलाके में पैकेट के दूध में मिलावट करके फरोख्त करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। ये लोग नामी कंपनियों से पैकेट वाला दूध लेकर पैकेट से अच्छा दूध निकालकर उसमें खराब पानी मिलाकर दूध के पैकेट को दोबारा पैक करके अलग अलग मकामात पर बेचा करते थे, जिसे चाय की दुकान, रेस्टोरेंट और होटल्स में खराब दूध की सप्लाई की जाती थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए पाकिस्तानी ज़ायरीन में से आए दिन किसी न किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। आज एक बार फिर पाकिस्तान के कराची के रहने वाले अहमद की तबीयत ख़राब हो गई। अहमद को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिसके बाद उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान अजमेर के JLN अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।